अच्छा, वैसे भी शब्दों का मतलब ये जो भाषा है उसका मैं जानकार हूं नहीं, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। तो वो अलग अलग शब्द अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में प्रयोग होते रहते हैं, उसकी जानकारी मुझे कम है थोड़ी। भाषा का विद्यार्थी रहा नहीं हूं मैं, इसीलिए मैं शुरू में ही इस बात को, पहले दिन इस बात को इंगित किया कि जैसे जल जब कह रहे हैं तो जल एक शब्द है, आप कहें कि जल क्यों कह रहे हैं भाई, हम तो इसको पानी कहेंगे, तो आप पानी कह लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल और पानी कह देने से ये नहीं हुआ कि जो वास्तविकता वो समझ में आ गई। आप कहेंगे कि हम पानी कहेंगे, हम कहेंगे कि हम जल कहेंगे और लड़ाई करते रहे, उससे कुछ निकलेगा नहीं। प्यास तो ना आपकी बुझ रही है ना मेरी बुझ रही है। प्यास तो जो वस्तु के रूप में वो जो जल है ना, जब वो मिलेगा तब बुझेगी। वो पानी कह के बुझे कि जल कह के बुझे, वो मुद्दा ही नहीं बचा। वो वस्तु मिल जाए उससे प्यास बुझेगी, उसको क्या बोलेंगे अब वो मुद्दा नहीं रहा। ठीक है, तो कल तक जो बात हुई है उस बात को एक ब्रीफ में मैं उसको समअप कर देता हूं, और फिर कोई आपके प्रश्न रह गए होंगे तो उन प्रश्नों को लेंगे फिर और आगे की बात करेंगे। तो पहले दिन से यहीं से बात शुरू किया है कि व्यक्ति जो है वो जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, और इस निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए वो कुछ करता है। करने के प्रयास में ज़्यादातर जो है वो सुविधा के अर्थ में प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलता है कि वो सुविधा उसके लिए पूरी नहीं पड़ रही है, क्योंकि दुख सुविधा का जितना है उससे अधिक सुख संबंध के अभाव का है। तो इस पे हम लोग का ध्यान गया कि संबंध पूर्वक जीना है। संबंध पूर्वक हम सब जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पाते, क्योंकि संबंध क्या है उसकी समझ नहीं है हमारे में। तो वहां से इस पे हम लोग का ध्यान गया कि समझ, संबंध और सुविधा, ये तीनों की आवश्यकता है, और इन तीनों को पूरा करके हम सुखी होके और समृद्ध होके जी सकते हैं। और ये तीनों को पूरा करके जब जीने जाते हैं और जी पाते हैं तो इसी को कहा मानव चेतना। केवल सुविधा के लिए जीते हैं तो वो जीव चेतना है, और जो मानव है वो मानव चेतना में जी के ही तृप्त होता है, सुखी होता है, समृद्ध होता है। और ऐसा करने के लिए शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है। शिक्षा संस्कार का यही रोल है। शिक्षा संस्कार के माध्यम से जीव चेतना से जीता हुआ मानव मानव चेतना में जा पाए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, इसी को विकास कहा। और इसी विकास में शिक्षा संस्कार की भूमिका। तो यहाँ से हम लोगों ने बात को शुरू किया था, और फिर ये समझा था कि वर्कशॉप क्या है। तो ये ध्यान गया कि वर्कशॉप जो है वो संवाद की प्रक्रिया है, और ये संवाद मेरे और आपके बीच शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका अपने में चलने लगता है, और वो इन दो बातों के बीच में चलता है कि जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है, इन दो के बीच में संवाद है। जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज स्वीकार्य है, जब दोनों एक हो जाता है तो हमारी एक तरह की स्थिति बनती है। जब दोनों में गैप हो जाता है तो एक और तरह की स्थिति बनती है। तो जब एक हो जाता है तो हम आराम में आ जाते हैं, हम संगीत में आ जाते हैं, हम व्यवस्था में होते हैं और हम सुखी होते हैं। जब दोनों में गैप हो जाता है तो हमारे में अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, अव्यवस्था हो जाता है, और हम फिर दुखी होते हैं। इसलिए जो मुझे सहज है, जो मेरे लिए सहज है, जो मुझे सहज स्वीकार्य है, उस बात को समझना है, और उस बात को समझ के वैसा हो जाना है। उसको समझ के जब वैसा हम हो जाएंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो ये बात हुई, क्योंकि हमारी जो चाहना है, वो चाहना क्या है? सुख, समृद्धि और उसकी निरंतरता। ये मानव की मूल चाहना है। हम सब यही चाहते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए फिर हम लोगों ने पहले सुख को समझा, और सुख का को समझने के आधार पे सुखी होने का जब कार्यक्रम बनाने गए, तो ये कार्यक्रम बना कि 4 स्तर की व्यवस्था को समझना है और उसको उसमें जीना है। सुखी होने का कार्यक्रम क्या है? तो कार्यक्रम यही बना कि संगीत को, व्यवस्था को समझना है और उसमें जीना। और इस क्रम में, इस 4 स्तर की व्यवस्था को समझने के क्रम में, पहला हम लोगों ने मानव में व्यवस्था को समझने का कार्यक्रम शुरू किया।
और कल उसमें थोड़ी सी बात हुई। तो अभी तक इतनी चर्चा हुई है, अगर उसको ब्रीफ में कहें तो थोड़ी सी बात समृद्धि पे भी हम लोगों ने की थी, उसको लौट के फिर और थोड़ा डिटेल करेंगे कभी। जितनी चर्चा हुई है इसमें अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बताइए। यह बाध्यता है ये हमारी। भैया का प्रश्न है कि सहज स्वीकृति सबकी अलग अलग होती है या एक ही होती है? तो इस पे तो बहुत सारी बात हुई कल भी कि जो सहज स्वीकृति है ये है तो सबकी एक, लेकिन इसको आप मानिए नहीं। मान लेंगे तो समस्या है। इसको अपने में देखने का प्रयास करें। ये समय के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ नहीं बदलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात जब तक मेरे को नहीं दिखता है तब तक ये ठीक नहीं है। कोई दूसरा कह रहा है इसलिए मैं मान लूं कि ये सहज स्वीकृति बदलती नहीं है, ये निश्चित है, ये निरंतर, ये सार्वभौमिक है, ये बात ठीक नहीं है। मैं अपने में जब इस बात को देख पाता हूं कि ये सहज स्वीकृति मेरी निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है, व्यक्ति, स्थान और समय के साथ नहीं बदलता है, ये जब मेरा अपना निष्कर्ष होगा तब मेरे काम आएगा, उसके पहले मेरे काम नहीं आएगा ये। तो ये प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन ये प्रश्न मेरे से करने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर अपने में खोजने की जरूरत है कि ये सहज स्वीकृति बदलती है या नहीं बदलती है। अपने में जब इसका उत्तर मिल जाएगा तब हमारे जीने में निश्चितता आएगी। मैं अगर उत्तर दूंगा तो मैं तो कल भी वही उत्तर दिया था कि ये सहज स्वीकृति बदलती नहीं है, ये सहज स्वीकृति एक सी बनी रहती है, लेकिन वो उत्तर पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने का काम अपने में होना है। अपने में जब तक वो दिखेगा नहीं तो दूसरे के बताने से काम नहीं चलेगा, तो उद्धार से ना उद्धार नहीं होगा। तो जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक वो उद्धार का रहेगा। तो प्रश्न तो ठीक है, जब तक ना दिख जाए तब तक वो प्रश्न को बनाए रखना ठीक है। जनरली होता यह है कि लोग मानने लगते हैं बहुत जल्दी। मानना ठीक नहीं है, उसको देख लें अपने में, अपने में देखना जरूरी है। तो उसको देखने का प्रयास करते रहें, भाई ये सहज स्वीकृति एक ही है या बदल रही है, मेरी जो सहज स्वीकृति है वही सबकी है क्या, या जिसको मैं सहज स्वीकृति समझ रहा हूँ वो वैसा ही बना रहता है या थोड़े दिन में बदल जाता है, या किसी के साथ देख पाता हूँ कि मुझे संबंध पूर्वक जीना सहज स्वीकार है, दूसरे के पास मुझे दिखने लगे कि नहीं विरोध पूर्वक जीना सहज स्वीकार है। ऐसा हो रहा है क्या कि व्यक्ति बदलने पे, स्थान बदलने पे, यहाँ पे हैं तो संबंध पूर्वक जीना सहज स्वीकार्य लग रहा है, अभी घर चले जाएंगे तो झगड़ा सहज स्वीकार्य हो जाएगा। इसको देखें, ऑब्जर्व करें इस बात को कि बदल रहा है कि ऐसा ही बना रहता है। व्यक्ति बदलने से, स्थान बदलने से, समय बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, उसको ऑब्जर्व करें अपने में। जी, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मतलब मैं ऐसा तो देख पाई कि शरीर की जो आवश्यकता है वो अलग है और मेरी आवश्यकता अलग है। मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब शरीर के अंदर अपना ब्रेन भी होता है, तो ये सब विचार क्या उस ब्रेन में चलते हैं? जैसे कोई भी मैं विचार कुछ भी सोचूं वो ब्रेन में चलते हैं, या वो ब्रेन के, या हम केवल ब्रेन को सिग्नल देते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये सुना तब मैंने शायद इसे मान रखा था, तभी मेरे अंदर बार बार क्वेश्चन चल रहा था। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि मेरे में ये चल रहा है, ब्रेन में चल रहा है या शरीर में चल रहा है, कहाँ चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं ना, बहुत सारे शब्द हम सुने हुए हैं, उसके बारे कुछ माने हुए हैं, यहाँ पे जब बात करते हैं तो वो कई बार मैच करता है, कई बार नहीं करता है।
ये सारे मुद्दों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि मैं और शरीर, ये दो की बात हो रही है। अब का आपने कहा एक ब्रेन नया उसमें जोड़ दिया, तो जब ब्रेन कह रहे हैं तो ये शरीर का पार्ट है या मेरा पार्ट है? ब्रेन फिजिकल है या नॉन फिजिकल है? फिजिकल है। तो अगर फिजिकल है तो इसका मतलब है कि ये शरीर का पार्ट है तो शरीर का पार्ट, मेरा पार्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकल नहीं हूं। अभी उसकी आगे जब डिटेल करेंगे तो ये बात ध्यान में आएगी कि मैं एक चैतन्य इकाई हूं, मैं जड़ इकाई नहीं हूं। शरीर जड़ है और ब्रेन जो है इस जड़ का ही भाग है फिर, क्योंकि वो फिजिकल है। तो अगर वो जड़ का भाग है, ये जरूर है कि थोड़ा स्पेशल है, मतलब बॉडी के सभी पार्ट से अगर देखेंगे उसको तो वो थोड़ा अलग है, स्पेशल है, लेकिन है तो शरीर का ही भाग। तो वो तो शरीर है या शरीर का भाग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग। लेकिन मैं क्या इच्छा कर रहा हूं, मैं क्या विचार कर रहा हूं, या मेरे में इच्छा विचार आशा चल रही है, अगर इसको बाहर से किसी को ट्रेस करना हो तो किसको ट्रेस करेगा? मेरे में क्या चल रहा है, कुछ चल भी रहा है कि नहीं, ये दूसरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मैं दिखूंगा तो हूं नहीं, चैतन्य का ही हूं, फिजिकल तो हूं नहीं। तो अभी साइंस जो ट्रेस करता है वो ब्रेन में कितने तरह के वो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको ट्रेस करते हैं, और फिर ये उससे निष्कर्ष बनता है कि ब्रेन से सब कुछ चल रहा है या ब्रेन के द्वारा चला रहा है, ब्रेन सोच रहा है या ब्रेन विचार कर रहा है, जो भी। जबकि मेरे में जो चल रहा है उससे शरीर को अगर कुछ सूचना देना है तो उसके लिए ब्रेन की जरूरत है। आप देखेंगे तो मैं और शरीर के बीच में सहअस्तित्व लिखा है। सहअस्तित्व का मतलब है साथ साथ व्यवस्था में होना, तो दोनों साथ साथ हैं और व्यवस्था में है। एक चीज और ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि दोनों तरफ तीर भी बना है। ठीक है, ये दोनों तरफ तीर बनने का क्या मतलब है? ये दोनों तरफ तीर बनने का मतलब है कि मैं से शरीर के तरफ सूचना जाती है और शरीर से मैं की तरफ भी सूचना का आदान प्रदान दोनों तरफ हो रहा है। तो मैं से शरीर के तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं और शरीर में जो संवेदना होती है उसकी सूचना मेरे तक पहुंचती है। ये जो सूचना का आदान प्रदान है मेरे और शरीर के बीच में, उसमें ब्रेन का रोल है, ब्रेन का रोल है। और इसको बहुत मतलब स्थूल उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं कि दो तीन स्थिति को मैं कहता हूं। जैसे कभी छोटा ऑपरेशन आपका हुआ हो, जिन भी लोगों का, तो आपके उस जगह पे एक वो इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया का जो लोकल एनेस्थीसिया होता है उसका इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। या बड़ा ऑपरेशन होता है तो फिर दूसरे तरह से उसको देते हैं, फिर नाक के माध्यम से उसको देते हैं और फिर पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं, शरीर को नहीं, सूचना तंत्र को। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिए कि आपके शरीर में कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे कुछ काट छाट चल रहा है, तो वो दर्द तो आपको हो रहा होगा, ये बात आपको पता है, फिर भी दर्द नहीं हो रहा है आपको। ये आपको पता है कि दर्द हो रहा होगा, लेकिन दर्द का आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, कभी सोचा आपने? तो हुआ क्या है कि वो जो दर्द हो रहा है वहां पे, उसकी सूचना आपके ब्रेन तक जाएगी तो फिर ब्रेन से आप तक जा पाएगी। शरीर की संवेदना को आप तक पहुंचने के लिए ब्रेन माध्यम है, बिना ब्रेन के वो संवेदना आप तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या किया कि आपको वो
एनेस्थीसिया जो दिया उससे क्या किया कि वो जो सूचना तंत्र है, जिसको तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, वो सूचना तंत्र को बंद कर, शिथिल कर दिया, ठीक है, स्लो कर दिया उसको। तो वो सूचना वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, ब्रेन तक ही। अगर वो सूचना ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन से आप तक नहीं पहुंचेगी। जबकि आपको पता है कि दर्द हो रहा होगा, उसके बावजूद भी चूंकि वो संवेदना आप तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए दर्द का आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो ब्रेन ये रोल उसमें प्ले करता है। इसके थोड़ा और अलग एक अपोजिट बात भी मैं इसको कहता हूं एक दूसरे उदाहरण से। कई बार ऐसा हुआ होगा, आप सब लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि पहले फुटबॉल और बास्केटबॉल बहुत खेलता था मैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल खेलते हुए पैर में कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ कट गया दौड़ते भागते हुए, और अपने को पता भी नहीं है कि कट गया है। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। किसी मित्र ने कहा कि यार तुम्हारा पैर तो कट गया है, खून निकल रहा है। तुरंत दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं आप सब लोगों के साथ? क्या लगता है आपको, दर्द तब शुरू हुआ है या हो ही रहा था? तो हो क्या रहा है कि वो सूचना आपके ब्रेन तक तो पहुंच रही है। वो जो संवेदना है दर्द की, वो संवेदना आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, लेकिन आप फुटबॉल में या किसी भी काम में इतना व्यस्त हैं कि आपको उसको पढ़ने तक का भी होश नहीं है। तो सूचना ब्रेन तक आई, लेकिन ब्रेन से भी उस सूचना को मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, ये निर्णय मेरा है। अगर उस संवेदना को मैं लूंगा तब वो मेरे तक पहुंचेगा, नहीं लूंगा तो नहीं पहुंचेगा। बीच में एक न्यूज बहुत सर्कुलेट हुई कि बेंगलोर में या कहाँ पे कोई एक स्टूडेंट, वो थे आईटी सेक्टर के ही कोई प्रोफेशनल थे, जिनके पैर में ऑपरेशन करना हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, मैं गिटार बजाऊंगा। और उन्होंने अपना गिटार बजाना शुरू किया और उनके पैर का ऑपरेशन हुआ। तो क्या किया भाई, वो जो सूचना पैर से संवेदना आ रही है, उस संवेदना को नहीं लेना है, हमने अपने को व्यस्त कर लिया गिटार में, म्यूजिक में, उसमें अपना चल रहा है, मेरा ध्यान वहां शिफ्ट हो गया, वहां पे नहीं जा रहा है। तो वो सूचना हमारे तक, ब्रेन तक तो आ ही रही होगी, लेकिन ब्रेन से आगे मैं नहीं लूंगा उसको, तो नहीं लूंगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको परंपरा में भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के बारे ऐसी परंपरा में उदाहरण है कि उनके साथ ये हो गया, उनको पता ही नहीं, शरीर में ये हो गया, वो पता ही नहीं ले रहे हो सूचना को। तो ध्यान जो देने वाली बात यह है कि शरीर में जो भी संवेदना होगी उसकी सूचना मेरे तक किस माध्यम से आएगी? ब्रेन के माध्यम से आएगी। वो सूचना को लेना है कि नहीं लेना है, फिर भी निर्णय मेरा है, मेरा ही निर्णय है। और फिर शरीर को चलाने के लिए जो मैं सूचना दूंगा, जो भी होंगे, वो ब्रेन के माध्यम से शरीर तक जाएंगे, फिर शरीर उस हिसाब से एक्ट करता है। तो ब्रेन का ये रोल है उसमें, ये सोचने विचारने, इच्छा विचार आशा, ये जो कुछ है, ये चल तो मेरे में रहा है, शरीर में नहीं चल रहा है, ब्रेन में नहीं चल रहा है। हाँ, ब्रेन के माध्यम से एग्जीक्यूट शरीर में हो रहा है, इसलिए कई बार लगता है कि ब्रेन में हो रहा है वो, जबकि हो मेरे में रहा है। ये बात ठीक है? तो ब्रेन के माध्यम से, ये ब्रेन कनेक्टिंग पॉइंट है अगर ठीक से देखेंगे तो। इसीलिए ना, मतलब कहते हैं कि ह्यूमन जो है सबसे डेवलप ब्रेन है। डेवलप ब्रेन का मतलब यही है कि वो जो सूचना का आदान प्रदान करना है ना, वो सबसे अधिक मानव कर पाता है। इस धरती पे जितनी भी इकाइयां दिखती हैं उसमें सबसे अधिक जो डेवलप ब्रेन है वो मानव का है। इसलिए वो सूचना का आदान प्रदान जो हो या कल्पनाशीलता जो है, ये सब वो कर पाता है मानव। तो ये इसीलिए दो एग्जाम्पल से इसको मैंने अलग अलग किया कि वो सूचना, एक तो सूचना तंत्र से सूचना मेरे तक मतलब ब्रेन तक आना, और ब्रेन से मेरे तक जाना, ये स्टेप है। तो कई बार उस सूचना को हम रोक देते हैं तो ब्रेन तक ही नहीं जाता, इसलिए मेरे तक नहीं पहुंचता। और कई बार जो है ब्रेन तक भी आता है, लेकिन हम अब कहीं और व्यस्त हैं, कहीं और हमारा ध्यान है, तो उस सूचना को हम नहीं पढ़ते, तो भी हमको पता नहीं चलता है। इसलिए मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, दोनों साथ साथ जरूर हैं, लेकिन है अलग अलग इकाई, अलग अलग है लेकिन साथ साथ हैं। अलग अलग का मतलब कि ये दो इकाइयां हैं,
तभी तो अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। इस अर्थ में दो है लेकिन साथ साथ है, इसीलिए कहा कि सह अस्तित्व है, साथ साथ व्यवस्था में है, साथ साथ हैं और व्यवस्था में। तो ब्रेन का ये रोल है उसमें। ठीक है, बताइए और किन्हीं का कोई प्रश्न रह गया हो इससे रिलेटेड? ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग चर्चा को। कल से जो ये मानव में जो व्यवस्था है उसको समझने का जो क्रम हम लोगों ने शुरू किया, उसमें इस पे ध्यान गया कि मैं हूं, शरीर है, दोनों का सहअस्तित्व है, दोनों साथ साथ व्यवस्था में है। मेरी भी कुछ आवश्यकता है, शरीर की भी कुछ आवश्यकता है, और ये दोनों आवश्यकताएं अलग अलग तरह की दिखती हैं, पता चलती हैं हमको। उनको पूरा करने को भी देखने जाते हैं तो समय में, अगर काल में उनको देखें, समय में देखें तो जो शरीर की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता समय समय पे है। जो मेरी आवश्यकता है वो कैसी है? वो निरंतर है। तो मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, शरीर के लिए समय समय पे सुविधा की आवश्यकता लगती है। मात्रा में भी उसको देखते हैं तो जो शरीर की आवश्यकता है वो मात्रात्मक है, आप उसकी मात्रा की बात कर सकते हैं, और वो मात्रा भी कैसी है? सीमित मात्रा है, असीमित नहीं है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। लेकिन मेरी जो आवश्यकता है उसके क्वांटिटी की बात नहीं कर सकते, इसीलिए उसको कहा कि वो क्वालिटेटिव है, वो गुणात्मक है, वो भाव है, वो फीलिंग है। और पूरा कैसे होगा? तो जो शरीर की आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी हो जाती है, लेकिन मेरी आवश्यकता कैसे पूरी होगी? सही समझ और सही भाव से पूरी होगी। तो कल भी ये प्रश्न पूछा था, आज वापस फिर से पूछता हूं ध्यान दिलाने की दृष्टि से, कि कितना समय और प्रयास हम शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, और कितना समय और प्रयास स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, सेल्फ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगा। उसका कोई हिसाब किताब आपके पास है कि नहीं? क्या रेशियो है? कितना अपने लिए और कितना शरीर के लिए? ज्यादातर ध्यान तो सारा समय और प्रयास को अगर आप देखते हैं ना, तो वो सब शरीर के लिए हम आज के दिन लगा रहे हैं। या उसको दूसरे तरह से अगर मैं कहता हूं तो लगा तो कई बार अपने लिए रहे हैं, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, इसलिए वो जाएगा तो शरीर वाले में। अगर आप भौतिक वस्तु जुटा रहे हैं, सुविधा जुटा रहे हैं, भले ही आप चाह रहे हैं उससे सम्मान पाके सुखी होना, तो अभी ये कहना कि अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अपने लिए जो लगा रहे हैं वो भ्रम बस सुविधा जुटाने में लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि उससे मुझे सम्मान मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सोच रहे हैं। तो अपने लिए ही सोच रहे हैं, सम्मान और सुख के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होने से कि ये सुख और सम्मान सही समझ और सही भाव से मिलेगा, तो हम अपने लिए भी जो प्रयास करने जाते हैं उसमें भी हम शरीर वाले के लिए ही प्रयास कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में। क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसे शरीर की आवश्यकता पूरी हो सकती है, मेरी हो नहीं सकती। तो ये जो कपड़े से सम्मान आप पाने जा रहे हैं, तो आप सोच तो रहे हैं कि मेरे लिए है, क्योंकि सम्मान मेरी आवश्यकता है, लेकिन कपड़ा किसकी आवश्यकता है? वो शरीर की आवश्यकता है। तो आप जब नया कपड़ा खरीद रहे हैं तो आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि मेरी आवश्यकता पूरी होगी, लेकिन उससे अधिक से अधिक शरीर की आवश्यकता पूरी हो सकती है, मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती।
ये बात ध्यान में आ जाता है तो दोनों ही काम होता है। सही समझने के आधार पे, सही भाव को सुनिश्चित करने के आधार पे, एक तो हमारे में जो कमी अभी लगती है वो कमी खत्म होती है, वो कमी बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि हम सुविधा की आवश्यकता को फिर ठीक से पहचान पाते हैं और सुविधा का सदुपयोग कर पाते हैं। अभी हम वो नहीं कर पा रहे। अभी उस फसावट की वजह से हम सुविधा से अपनी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास पूरा नहीं पड़ता है। तो ये बात ध्यान में आ जाए कि इससे ये पूरा नहीं होगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये ध्यान में नहीं आया है तो हम इसी को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसको थोड़ा अपने में देखना शुरू करें कि कहीं ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे हैं, इस भ्रम में हम भी तो नहीं फंसे हुए। इस सुविधा से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने कल बात किया कि वो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर उसमें हम लगे हुए हैं, इस सुविधा से अपनी आवश्यकता को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो वो पूरा पड़ता नहीं है। तो उसको थोड़ा देखें कि हमारा कार्यक्रम क्या है। फिर एक बात और कहा था कि जो शरीर की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए घर में कार्यक्रम है। हर घर में कार्यक्रम है। भोजन तो बनता है, कम से कम 2 बार तो बनता ही है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे घरों में क्या कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम है या नहीं है? क्या लगता है? आवश्यकता तो है, आवश्यकता तो समझ में आती है, लेकिन अभी कार्यक्रम दिखता नहीं। और उस कार्यक्रम के अभाव में ही अपने पे काम नहीं हो पा रहा है, सारा कुछ शरीर के अर्थ में चल रहा है। वो कार्यक्रम हम सोच सकते हैं। रोज का कार्यक्रम हो तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम साप्ताहिक तो हो। साप्ताहिक भी ना हो पाए तो मासिक हो, नहीं तो वार्षिक तो कम से कम हो। कुछ तो हो, कोई कार्यक्रम नहीं। और इसलिए जो है, हेलो, लेकिन जो लोग पूजा पाठ और ये सब करते हैं तो वो यही तो बोलते हैं कि हम ये मन की शांति के लिए कर रहे हैं। तो वो लोग तो यही मानते हैं कि हमको इसी से मतलब शांति मिल जाएगी, या जो भी मानते हैं वो, कि गीता का है ना? पाठ कर लेते हैं वो सब। वो ठीक से देखेंगे ना तो वो कार्यक्रम था तो उसी के लिए। वो कार्यक्रम जो सुबह शाम का जो है, संध्या करने का जो एक परंपरा रही है घरों में, वो परंपरा थी तो उसी के लिए कि भाई अपने पे ध्यान को ले जाना है। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर से अलग भी कुछ है, उस पे ध्यान को ले जाना है, अपने भाव और विचार को ठीक करना है, अपने समझ को ठीक करना है। वो कार्यक्रम था तो उसी के लिए। लेकिन अब वो कार्यक्रम ही रह गया है, वो आशय उसका कई बार नहीं है। कुछ जगहों पे बचा होगा, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कई बार वो कार्यक्रम रह गया, उसका आशय खत्म हो गया। वो कार्यक्रम रह जाता है, उसका आशय पता नहीं रहता, तो वो छूट जाता है। वो सब कुछ गलत नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन वो आशय अगर उसका खत्म हो गया, उस पर ध्यान नहीं गया, तो फिर वो उसका फिर मतलब नहीं है। वो सब कार्यक्रम ठीक है, एक लेवल पे बहुत सोचा है लोगों ने और उसको बनाया है, बहुत अच्छा सोचा है लोगों ने, बहुत अच्छे से बनाया है उसको। लेकिन अगर केवल उतने भर रहेगा तो फिर वो
कार्यक्रम ही रह जाएगा, उसका आशय खत्म हो जाएगा। मूल काम उसमें यह था कि सही समझ और सही भाव को विकसित करना है अपने, उसके लिए सुबह शाम हमको समय निकालना है, मुख्य बात ये थी। तो ऐसे ही जो हमारा अभी घरों में ये जो अभ्यास रहा ना कि भैया समय से उठ जाओ, समय से नहा धो लो, समय से घर को स्वच्छ कर दो, धूप बत्ती फूल माला चढ़ा दो, ये सब अच्छी बात है। ये सब क्यों करना था? क्योंकि हमको ध्यान भजन कुछ करना है, कुछ अपने में ध्यान देना है, अपने भाव विचार को ठीक करना है। उसके पहले ये सब तैयारी थी। अब इस तैयारी को लोगों ने मान लिया कि हो गया काम पूरा। था तो वो कार्यक्रम उसी के लिए, और बहुत सार्थक कार्यक्रम है। मतलब मैं इसको जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जहां पे है ना, मतलब लोग बहुत सारे तरह से उसकी समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो ये दिखता है कि भाई ये जो व्यक्ति जहां पे खड़ा है ना, उसके लिए वैसा ही कार्यक्रम सोचना पड़ेगा आपको। अब आप ये जो प्ले ग्रुप में बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसको कहें कि हम इसको जो है अलजेब्रा और कैलकुलस का सवाल सॉल्व कराएंगे, आप कहें क्या पागलपन है कि 1 2 3 ये पढ़ रहा है। आपको ये हो सकता है कि पागलपन लगे, लेकिन आप जब वहां पे पहुंचे हैं ना, तो वो 1 2 3 से ही शुरू करके वहां पे पहुंचे हैं। तो उस कार्यक्रम का महत्व है, ऐसा नहीं है कि उस कार्यक्रम का महत्व नहीं है। आज के दिन आपको हो सकता है कि लगे कि वो कार्यक्रम बेकार है, भाई क्या 1 2 3 पढ़ रहा है, ये भी कोई पढ़ने की चीज है भाई, कैलकुलस का सवाल लगाओ लगाओ भाई, गणित करते रहो। उसका महत्व है। वो जो प्ले ग्रुप में है वो वहीं से शुरू करेगा, वो आपका 12 का 11 का गणित नहीं पढ़ेगा, वो तो प्ले ग्रुप का 1 2 3 पढ़ेगा ना। तो ये सारा कार्यक्रम सार्थक है, सब कार्यक्रम की आवश्यकता है, लेकिन वो केवल कार्यक्रम बन जाता है, ये दिक्कत है। उसके पीछे का आशय खत्म हो जाता है। तो वो कार्यक्रम था तो उसी के लिए, अब वापस उसको अगर ध्यान चला गया तो उस रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं कि अपने में ये जो भाव और विचार को ठीक करना है, अपने समझ को ठीक करना है, उसके लिए हम सुबह शाम जो है समय लगाएंगे, अलग से लगाएंगे उसको। तो वो कार्यक्रम एक होना आवश्यक है, नहीं तो सारा जो है ना इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे कोई ध्यान नहीं जाएगा। और अगर ये पूरा नहीं हुआ, मेरी आवश्यकता अगर पूरी नहीं हुई, तो शरीर की आवश्यकता इस शरीर यात्रा में तो पूरी नहीं होगी, ये निश्चित है। अगर बहुत स्थूल उदाहरण लूं मैं, बराबर तो नहीं दिख रहा है, जो जहां खड़ा है वहां से जितना उसको दिख रहा है उतना ही उसको दिख रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ आदमी कह रहा है कि गेट के बाहर देखो कोई आदमी खड़ा है, आप कह रहे हैं कि मुझे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि गेट बंद है। गेट बंद है फिर भी ऊपर वाले को दिख रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन ये जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है उसको तो नहीं दिख रहा है कि बाहर कोई खड़ा है। अब आप कहें कि तुमको दिख नहीं रहा है, तुम बेवकूफ हो और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कोई बाहर खड़ा है। मुझे लगता है कि ये तरीका कम ठीक है थोड़ा। जो जहां पे खड़ा है उसके लिए कार्यक्रम वहीं से सोचना पड़ेगा, और जो वो कर रहा है वो गलत है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो जो व्यक्ति जहां पे खड़ा है उसको जहां पे है वहीं से कार्यक्रम सोचना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है और बाकी ये सब फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक आकलन नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को सोचता हूं कि कार्यक्रम हर तरह के होने भी जरूरी हैं, क्योंकि चेतना का स्तर हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं है, इसलिए वो हर तरह का कार्यक्रम भी जरूरी है। वो कार्यक्रम बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बड़ा नुकसान है। हाँ ये जरूर है कि उस कार्यक्रम से जो निकलना है उतना भी नहीं निकल रहा है। ये जो कहना आप चाह रहे हैं वो बात ठीक कि जितना लगता है उतना नहीं निकल रहा है। हमको लगता है कि उस पर बात करने की जरूरत है कि जितना निकल सकता है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है। ये इस पे बात करने की जरूरत नहीं कि वो तरीका ठीक नहीं है, जितना उससे निकल सकता है उतना तो निकल जाए ना। उतना जब निकल जाएगा और आदमी को पूरा नहीं पड़ेगा ना, तब आदमी आगे का सोचेगा, उसके पहले नहीं सोचेगा, उसके पहले नहीं सोचेगा। तो वो जरूर है कि जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में जितना निकल सकता है
उतना तो कम से कम निकल जाए, उसके लिए ईमानदारी जरूरी है, उसके लिए ईमानदारी जरूरी है। वो जरूर ऐसा है कि वो कार्यक्रमों में ऐसा फंस गया है मामला कि कई बार वो उतना भी नहीं निकल पा रहा है, वो प्रक्रिया रह गई है, आशय उसका खत्म हो गया है, या वो ध्यान में नहीं है। नहीं तो बहुत कुछ सोचा है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा इस तरह का है कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। एक दिन मेरा ध्यान गया, मैं श्रीमती जी से फ़ोन पे बात कर रहा था और रात को 10 बजे, जनरली दिन भर समय नहीं मिलता है, मैं रात में जब सोने जाता हूँ तो फ़ोन करता हूँ, इसका शिकायत भी उनको रहता है बहुत ज़्यादा कि आपको फुर्सत तो मिलता नहीं है, तो उसी समय बात होती है। तो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने बात करते हुए उन्होंने बिटिया से कहा कि प्रज्ञा, वो भगवान जी को सुला दिया कि नहीं सुला दिया। उस दिन मेरा ध्यान गया। उसके पहले वो प्रक्रिया को मैं देखता था कि इनकी नानी जो है, अभी ये लोग नानी नाना के साथ रहते हैं, तो नानी जो काम करती थी कि वो भगवान जी को सुबह उनको जगाना, उनको नहलाना धुलाना, उनको सारा जो कार्यक्रम चलता है उनको भोग लगाना, और फिर वो, तो मुझे लगता था कि ठीक है मम्मी अपना करती हैं, ना कोई विरोध था ना कोई उस पर मेरा बहुत ध्यान गया कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उस दिन एकदम से मेरा ध्यान गया, क्योंकि नानी गांव चली गई तो वो जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ गई। इनके मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मम्मी उस समय में कर नहीं सकती, तो वो जिम्मेदारी बिटिया पे आ गई। तो उन्होंने पूछा कि भगवान जी को सुलाया कि नहीं सुलाया। तो मेरा ध्यान गया कि देखिए कितना सोचा है ना लोगों ने परंपरा में कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसके पहले आप जो करने जा रहे हैं उस पर आपका ध्यान जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं, और उसको करने से पहले आप कृतज्ञता को व्यक्त करें। तो आप उठे तो जाके उठाएं। तो अब आपको उठाना है किसी को, इसलिए आपको समय से उठना है, आप देर से नहीं उठा सकते, तो आप समय से उठेंगे। नहलाना धुलाना है तो समय से आप भी नहाएंगे धोएंगे। भोग लगाना है तो आप पहले खाएं, उससे पहले आप अर्पित समर्पित करेंगे किसी को कि भाई मैं ये जो भोजन कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, ये मुझे मिला है, उसके प्रति मुझे कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे, तब तो हम फिर खा सकते हैं। ये कितना अच्छा सोचा है ना लोगों ने, कितने अच्छे से सोचा है। देखिए ताली वाली की जरूरत नहीं है, ये ताली तो और फंसा देती है। नहीं आएगी नहीं। तो इतना बारीकी से लोगों ने सोचा है इस कार्यक्रम को। हमको लग सकता है क्या ये पागलपन है भाई, लड्डू गोपाल हैं और उनको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर नए कपड़े खरीद के लाते हैं, फिर कहीं जाते हैं तो लेके जाते हैं, भैया अकेले कैसे छोड़ सकते हैं घर में। अब आप सोचिए कितना बारीकी से लोगों ने सोचा है हर चीज को। अच्छा, जो जिसके व्यक्ति का चेतना का स्तर वहीं पे है वहीं से शुरू करे भाई, वहीं से शुरू करेगा ना वो। ये सब चीज़ों पे बहुत गहराई से लोगों ने काम किया है, ये सब कार्यक्रम सार्थक हैं। हाँ ये जरूर है कि अगर वो केवल कार्यक्रम रह जाएगा, उसके पीछे का आशय भूल जाएगा, ध्यान में नहीं रहेगा, तो वो जरूर ठीक बात नहीं है। तो ये कहने के बजाय कि ये कार्यक्रम ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि ये कहना ज़्यादा सार्थक होगा कि इस कार्यक्रम के पीछे के आशय को आप समझ के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसको समझने में आपको अगर कुछ सहयोग मैं कर सकता हूँ तो सहयोग कर दूँ। मुझे लगता है कि ये बात अगर किसी से होगी तो वो मेरी बात को सुनेगा भी और स्वीकारेगा भी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ निकल तो रहा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मुझे लगता है कि न वो सुनता है न उसको स्वीकारता है, हमारे प्रति विरोध और उसका बढ़ जाता है। तो वो जिस जगह पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए वहीं से उसको कार्यक्रम देना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ये सब कार्यक्रम है इसलिए चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़ा है लोगों को। तो आप जो कह रहे हैं वो एक दृष्टि है कि इतना सारा पूजा पाठ, इतना सारा देवी देवता, इतने सारे संत महात्मा भारत में है, और उसका भ्रष्टाचार और बहुत सारा भारत में गड़बड़ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा एक्सपेक्ट भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे उस चेतना के व्यक्ति जो बहुत ऊपर उठ के जी रहे हैं वो भी भारत में है। वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सब कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में कोई फंस गया है और उन्हीं कार्यक्रमों में से कोई निकला है, इसलिए वो सब कार्यक्रम का मुझे तो महत्व दिखता है। मैं तो उसको इस दृष्टि से देखता हूँ।
भी भैया हमको लग गया कि ये कार्यक्रम हमारे लिए सार्थक है, आ रहे भैया, तो बिल्कुल हमारे लिए सार्थक है, हम सही को समझ रहे हैं, सही को जी रहे हैं। लेकिन जब हमें ये लग रहा है कि इसमें दूसरों का और हमारा शोषण हो रहा है, तब तो हमें गलत कहने का अधिकार है। वही कह रहा हूँ कि वो हम उसको सही के तरफ ध्यान दिला सकते हैं, लेकिन जब किसी को हम सही की तरफ ध्यान दिलाने जाएंगे तो कैसे दिलाएंगे? ये कह के कि तुम बेकार हो, किसी काम करने में जो काम कर रहे हो सब फालतू है, या जो वो कर रहा है उसको हम, जो भी कर रहा है वो ठीक है भाई, इससे अधिक और भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, उसको भी देख ले, उसको भी समझ ले, उसको भी जान ले। अगर उसको समझ लेंगे, जान लेंगे, उनको लग जाएगा कि ये और काम का है, तो वो छूट जाएगा। हमारे कहने से वो नहीं छूटेगा। जो भी जहाँ पे भी फंसा हुआ है, हमको लग रहा है कि फंसा हुआ है, उसको नहीं लग रहा है। पहले ये बात हमको समझना जरूरी है। हमको लग रहा है कि आदमी वहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक, उसको जिस दिन लग जाएगा कि वो फंसा हुआ, वो निकल जाएगा, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि वो फंसा हुआ है? मेरे कहने से उसको नहीं पता चलता है। जब सही को वो देख पाता है तो गलत की समीक्षा वो खुद ही कर पाता है। उस सही को देखने के लिए हम विरोध से शुरू करेंगे तब वो सही को देखेगा, या संबंध से करेंगे तो सही को देखेगा? क्या उपाय है? सही को देख लेगा तो गलत छोड़ देगा। सही को देखेगा कैसे? संबंध पूर्वक देखेगा या विरोध से देखेगा? संबंध पूर्वक। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो है ना, ये व्यक्ति को सही दिशा में लेके जाएगा। विरोध से शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर चलता नहीं है, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि ये जो कर रहे हो ढोंग है, थोड़ी कड़वी बात मैं कह रहा हूं, कल को ना यही ढोंग हम भी शुरू करेंगे। ये जो हम जिनको कह रहे हैं कि ये ढोंग कर रहा है, अभी कल को हम जब उसको शुरू करेंगे, या थोड़ा और उसको मैं कहूं कि आज भी हो सकता है कि कहीं शुरू कर दिए हो, अब वो आदमी प्रश्न फिर उठाएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरा आशय तो ठीक है। भाई आशय तो उनका भी ठीक था, आशय उनका भी ठीक था, वो कहीं समय के साथ चीजें गड़बड़ हो गई, आशय ध्यान में नहीं रहा, आशय भूल गया या आशय बदल गया, इसलिए वो नहीं चल पा रहा है कार्यक्रम, या कम से कम उससे कुछ निकल नहीं रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हम भी अपने सही आशय को पकड़ पाएं, उस आशय के साथ चीज़ों को कर पाएं, वो भी देख पाएं, पकड़ पाएं, उसके अनुसार कर पाएं। लेकिन हम ठीक हैं और वो ठीक नहीं है, ये कहने का अधिकार हमको तो नहीं। इसको एक उदाहरण से मैं कहता हूं कि जैसे कैसे इसको ध्यान गया मेरा कि आप ना छत पे जब चढ़ते हैं तो सीढ़ी से चढ़ते हैं, ठीक है? ये जो पहली सीढ़ी है उसका कोई रोल है कि नहीं आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाने में या छत तक पहुंचाने में? अब आप जब छत पे पहुंच गए तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये सीढ़ी बेकार है या उसका पहला स्टेप बेकार है। मुझे लगता है कि ये कहना बहुत ठीक नहीं है। वो सबका रोल है। जिस व्यक्ति की चेतना का स्तर जहाँ पे है वहीं से देखिए इतने सारे कार्यक्रम सोचे गए ना, मैं सोचता हूँ कि कितनी करुणा रही होगी लोगों में, तो इतने तरह का कार्यक्रम सोचा कि जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसके लिए वहीं से कार्यक्रम। और इसको हम नकार नहीं सकते, कम से कम मैं तो नहीं नकार सकता। मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी परंपरा में जो भी कुछ चल रहा है वो सबको मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आशय तो सबका सही है। ये मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे तो यही निष्कर्ष बना है कि आशय सबका ही सही है। वो जरूर है कि वो आशय समय के साथ बदल जाता है, ध्यान में नहीं रहता है, लोगों को भूल जाते हैं लोग, तो कार्यक्रम बचता है, वो आशय कहीं किनारे हो जाता है। जी भैया। लेकिन भैया ये जब व्यवस्था प्रारंभ हुई थी तो उस समय में पूरी चेतना और समझ के साथ प्रारंभ हुई थी। ये संवाद तो स्थापित करना पड़ेगा ना भैया, उनसे संवाद नहीं करेंगे तो फिर समस्या जैसी तस बनी रहेगी। तो वही तो मैंने कहा कि संवाद तो करेंगे, लेकिन संवाद विरोध से शुरू करेंगे कि संबंध पूर्वक करेंगे? संवाद कैसे होगा? संवाद तो जब भी होगा तो संबंध पूर्वक होगा। विरोध से शुरू करेंगे तो संवाद नहीं हो पाता है, फिर तो विवाद होता है और वही होता है। तो संबंध पूर्वक करेंगे तो मुझे लगता है कि संवाद होगा और फिर उस संवाद से कुछ निकलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है। जी दीदी। हाँ, ये मैं और शरीर है ना, तो क्या ये मैं जो है वो मतलब शरीर के जानने के बाद वो भी निराकार है? नहीं है? ये निराकार नहीं है।
कम से कम जो सूचना है मेरे पास तो वो तो यही है। मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कह पाऊँ, लेकिन वो निराकार नहीं है, वो उसका आकार है। तो ये आकार। हमेशा बना रहेगा? ये इकाई है, हाँ। अभी उस पर बात हो सकती है कि हमेशा बना रहेगा कि नहीं। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो जिसकी आवश्यकता निरंतर है और जिसकी क्रिया निरंतर है वो कैसा होगा? जिसकी आवश्यकता निरंतर है, जिसकी क्रिया निरंतर है, वो कैसा होगा? वो खुद तो निरंतर ही होगा ना, तभी तो उसकी आवश्यकता निरंतर होगी। तो वो निरंतर है, वो बना रहता है, ऐसी सूचना है। तो शरीर मतलब शरीर जानने के बाद ये मैं कहाँ जाएगा? रहेगा, जाएगा कहाँ? अस्तित्व में ही रहेगा। जाएगा कहाँ? इसी अस्तित्व में ही तो रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? है तो सब इसी अस्तित्व में ही। हाँ जी भैया। मैं कह रहा था जैसे जब तक सामने वाले की गलती की समीक्षा नहीं होगी कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ गलत है, अधूरा है, तब तक वो आगे नहीं जाएगा। और वो समीक्षा हमारे कहने से नहीं होगी, वो उसका हमारा आचरण अगर वैसा होगा, बेहतर होगा, तो उसको लगेगा यार ये तो पूजा भी नहीं करता, मंदिर भी नहीं जाता, उसके बाद भी ज़्यादा स्थिर है, गुस्सा भी कम हुआ है, तो क्या, तो फिर शायद आकर्षण हो। तो धैर्य तो बनाए हुआ हूँ मैं कि घर में और बाहर सिस्टर के सबके यहाँ पर जो है कि सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, और अपने आचरण बोलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि कुछ परिवर्तन है। ऐसा वो कहते भी हैं कि थोड़ा सा टेंजिबल दिखने जैसा कुछ परिवर्तन तो दिख रहा है ना। बेटा भी कहता है, पत्नी भी कहती है, और बहन भी कहती है कि हाँ भाई आप जैसा तो भाई हो नहीं सकता वगैरह जो भी है। लेकिन धैर्य की परीक्षा बहुत लंबी होती है, इसमें मैंने देखा है, क्योंकि इतना साल साथ जी लिए हैं कि वो देखे में पहले का गुस्सा, तो वो छवि बनी हुई है, वो छवि टूटने में भी कई साल लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये समय तो लग रहा है। तो ये बात सही है कि इसमें ये जो मैंने समझा है, इसके आगे भी कुछ तो बताइएगा। एक तो ये कि सुनते रहें, धैर्य बनाए रखें, अपने आचरण को और बेहतर करें, ज़्यादा जिम्मेदारी से संबंध को निर्वाह करें। तो जो अच्छा लगा उसको प्रशंसा भी किया, लेकिन मैंने कहा देखो थोड़ा इस पर भी सोचना तो चाहिए। मैंने कहा उनको थोड़ा सोचने की मशीन चालू तो कराएं उनकी। मैंने कहा देखो ऐसा है कि सैकड़ों साल से गरीब लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, न गरीबी कम हुई न भूखमरी कम हुई। सैकड़ों साल से हम शिविर लगा के दवा बांट रहे हैं, निःशुल्क शिविर बिलोड़ा हम चलते रहते हैं, न बीमारी कम हुई न बीमार कम हुए। इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। हमने अभी खाना खिलाया गरीब को, उसको अच्छा लगा, पेट भर गया, हमको भी अच्छा लगा, लेकिन हम तो चले गए वापस घर पे फोटो खिंचा के। लॉयंस क्लब से आए, फोटो खिंचाया, चले गए। उसको तो शाम को भी भूख लगी। शरीर तो ऐसा है, सबको 2 बार भूख लगती है, कम से कम 3 बार भी लगती है। तो मैंने कहा इस पर भी सोचा जाए कि ये सेवा जो हम कर रहे हैं, ये टेम्पररी फायदा मिला उसको, तो ये परमानेंट मिल जाए, इसके लिए भी कुछ हो सकता है क्या? फिर हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। वरना अभी तो ये हो गया कि अमीर लोगों को कुछ गरीब लोग चाहिए समाज में, जिससे वो दान दे पाएँ, कुछ कपड़े दे पाएँ, अपने पुराने खाना खिला पाएँ, दवा बांट पाएँ, अपने अहंकार को पुष्ट कर पाएँ कि देखो हमने सेवा करी है, पैसा कमाया है, उसमें थोड़ा बहुत पाप भी हुआ है तो थोड़ा बहुत हमने पुण्य भी कर दिया है, बैलेंस हो गया है। तो अमीर के अहंकार की पुष्टि के लिए गरीब का रहना जरूरी आज की व्यवस्था में। तो मैं घर वालों का भी पहले तो प्रयास घर पे ही करते हैं, तो माता पिता का, बहनों का, सबका, पत्नी का ध्यान कोशिश करता हूँ इस पर भी जाए कि थोड़ा इस पर भी तो सोचो कि इतने साल से सेवा कर रहे हैं, बीमारी कम हुई क्या भारत में? बीमार कम हुए क्या? अगर नहीं हुए तो थोड़ा इस भी सोचा जाए यार कैसे बीमारी कम हो जाए। तो उनका एक बार आना, तो आगे का प्रस्ताव देना, जिससे उनकी सोचने की मशीन शुरू हो, समीक्षा हो पाए उनकी कि ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी सोचना पड़ेगा। तो वो अभी, जबकि उनका टाइम ही टाइम है, कोई काम नहीं उनके पास, कोई काम नहीं है। घर में सर्वेंट काम कर रहे हैं, काम ही नहीं उनके पास। और इधर उधर की फालतू की बातें ज़्यादा होती है वैसे, है ना। मतलब मैं कोई वो विरोध के भाव से नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं तो देखता हूँ ना, सामान्यतः बातचीत आदमी हो औरत तो बातचीत तो दूसरे की होती है ना, और ये साबित करने की कोशिश होती है कि दूसरा कम है, हम बेहतर हैं। तो ऐसे में कैसे ध्यान आकर्षित किया जाए कि भाई एक बार जब वो अच्छा वो मानती भी कि मैं बेहतर हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न मैं पैसा कमा रहा हूँ न फोटो लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बात बहुत धैर्य की परीक्षा ले रही है। तो ऐसे में इसमें एक आध मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बात को रखा कि विरोध से तो बात ही नहीं होगी, संबंध से ही होगी। तो उसमें ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसमें और कोई 1-2 टिप दे दो, थोड़ा और बेहतर कर लेंगे।
हाँ, एक उसमें जो मुझे ध्यान गया आपकी पूरी बात में, और मैं आपसे पर्सनल जब कुछ चर्चा करूंगा तो उसमें और ध्यान दिलाऊंगा कुछ चीज़ों पे जो मुझे लगता है। अभी जो आपने कहा उसमें आप क्या होता है कि थोड़ा सा आप इस दिशा में जाते हैं, फिर थोड़ा सा इस दिशा में चले जाते हैं। तो आपने कहा कि भाई ये हॉस्पिटल खोला गया और सेवा हो रहा है, ये बहुत बढ़िया काम है, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन आपने फिर कह दिया कि ये सेवा करने से जो है गरीब कम नहीं हुए और बीमारी ख़त्म नहीं हुई। अभी आपने काट दिया अपनी बात को। भाई अगर वो ठीक काम है तो फिर उसको काटिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं क्या अप्रोच लेता हूँ जब भी किसी से भी बात होती है इस, और मुझे इसके लिए किसी को कहना है कि भाई आप इस वर्कशॉप को करें, शिविर को, मैं क्या अप्रोच लेता हूँ? मैं जनरली ये अप्रोच लेता हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में मुझे ये ठीक से समझ में आया है, जितनी मेरी छोटी समझ है उसमें। दर्शन का मैं कोई ज्ञाता हूँ नहीं, इसलिए मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं जितना समझा हूँ उसमें मुझे ये समझ में आया है कि बाकी जो भी अलग अलग परंपरा में और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, उसमें बहुत सारे, हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं ना, उसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो रही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पे। ये जो संबंध वाली बात है, ये उस रूप में कहीं पे भी नहीं होती है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है। मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं सीधा इस पे बात करता हूँ कि भाई जो आप कर रहे हैं वो सब ठीक है और बहुत अच्छी बात है, और उससे आपके चेतना का स्तर बढ़ रहा है और सब बढ़िया है। लेकिन परिवार में हम कैसे जिएंगे ना, इसकी बात सब जगह, ये भी नहीं कहता हूँ कि आपके यहाँ नहीं हो रही है, मैं कहता हूँ कि इसकी बात थोड़ी कम होती है। हम लोग जो बात करते हैं वो यहीं से शुरू होती है कि भाई परिवार में हम जिएंगे कैसे ना, भाई के साथ कैसे जिएंगे, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई उनके साथ हम कैसे जिएंगे, ये बात तो हम समझ लें। और उसमें फिर जिनको, जैसे आप कह रहे हैं कि बहन है, तो बहन के साथ जीते हुए मुझे पता है कि कमजोर नस कहाँ पे है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे फिर आपको ध्यान जाएगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी परिवार में ऐसा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई बहू के साथ ठीक नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा संबंध, या सास के साथ ठीक नहीं चल रहा है तो कैसे ठीक हो सकता है। भाई ये बात समझेंगे नहीं तो कैसे जिएंगे ना। या ननद भौजाई का अगर ठीक नहीं चल रहा है तो वो कैसे ठीक होगा, इस पर तो कहीं बात हो नहीं रही है। हम लोग इस पे बात करते हैं। तो बाकी आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें, वो आपके लिए वो बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन एक छोटी सी बात कि संबंध पूर्वक परिवार में जीना कैसे हो सकता है, उसको एक बार समझ लिया जाए, उसको एक बार सुन लिया जाए, तो वो बात समझ में आ जाए। बाकी आपका कार्यक्रम ठीक है ही है, उसमें ये जुड़ जाएगा, ये संबंध वाली बात जुड़ जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि किसी भी विधा का व्यक्ति है ना, ये नहीं कह पाता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो यही कहता है कि हाँ ये संबंध वाली बात थोड़ी कम होती है, उस तरह से नहीं होती है। हम लोग उसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, उस बात को सुनने के लिए आदमी आता है। फिर क्या आ गया तो फिर तो अपना काम हो गया, फिर क्या है, फिर एक बार आ गया तो फिर ठीक है, फिर वो तय करेगा। वो आ तो जाएंगे लेकिन 8 दिन निकालना मुश्किल है। और फिर सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक दिन भर बैठना यहाँ पर, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों से बात करी है, वो सब ये लोग बोलते हैं यार 1-2 घंटे की बात होती है तो ठीक है, लेकिन सुबह से शाम तक हम घर नहीं छोड़ सकते, घर पे सास ससुर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो वो सब थोड़ी ना आएंगे क्या। वही तो उनसे ये बात हो सकती है कि भाई 1 दिन का कर लेते हैं, 3 दिन का कर लेते हैं, 5 दिन का कर लेते हैं। कई सारा फॉर्मेट हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। तो वो 3-4 घंटे का भी करते हैं, उससे ध्यान जाता है कि क्या समझना है। 1 दिन का करते हैं, उससे थोड़ा और ध्यान जाता है, 3 दिन में और ध्यान जाता है, 5 दिन में और ध्यान जाता है, 8 दिन में एक पूरा परिचय होता है कंटेंट। तो ऐसा उनको जहाँ पे इस तरह का अवसर बने कि 3-4 घंटे का कुछ हो रहा है उसमें ही ले आए, कभी 1 दिन 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, उसमें करें। इस तरह से धीरे धीरे समय निकालेंगे। फिर आदमी को जब सार्थक लग जाता है तो फिर तो समय ही समय है, फिर क्या है, कार्यक्रम ही क्या है, तो निकलता है धीरे धीरे। अभी तक हमेशा 8 दिन का ही हुआ है ना, तो फिर वो हमेशा, हमें भी यही पता है कि 8 दिन का ही होता है। हाँ नहीं ठीक है, इसलिए ठीक। तो इतनी बात ठीक है, इस बहुत पे बढ़िया, करते फर्स्ट क्लास। मतलब ये तो समझ में आया कि अगर ये बात इस तरह से रखी जाए कि देखो संबंधों में कैसे बेहतर जी पाएं, कैसे ज़्यादा प्यार बढ़े, उस पर कुछ चर्चा हो रही है। पर उसमें क्या है, ऐसा प्रयास भी करते हैं तो उसमें हाँ यही आता है कि पहले वो जब तक खुद जिम्मेदारी से वैसा नहीं जिएंगे तब तक वो खाली शब्द होते हैं।
तो थोड़ा और अपने पे भी काम करना पड़ेगा कि और प्यार अंदर से बहे बाहर, है ना, ओवरफ्लो हो तो जाके सामने वाले को कन्वे होगा भी यस इनके प्यार बढ़ रहा है, तो भी चलो वहाँ चलते हैं प्यार लेने, है ना। ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं चाय का, लंबा खिंच गया है थोड़ा बात, लौट के आके इस पे बात करते हैं।